एक वर्ड आया था माइक्रो प्रोपागेशन, जिसको आप छोड़ नहीं सकते, मैं बार बार आपको याद कराता रहूंगा। माइक्रो प्रोपागेशन, माइक्रो प्रोपागेशन में क्या होगा, एक लाइन में यदि कोई बोले तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्लांट को डेवलप कर देना टिश्यू कल्चर की मदद से। वही केलस के सेल को अलग अलग करके अलग अलग प्लांट डेवलप करा दिया। सब प्लांट आना चाहिए था एक जैसा, लेकिन उसमें यदि वेरिएशन आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, सोमा कलोनल वेरिएशन। एक साथ आ गया सोमा कलोनल वेरिएशन। एनी डाउट? अब एक वर्ड यूज कर रहा हूं, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां पे वर्ड से खुद पता चल रहा है कि सोमेटिक सेल होगा, सोमेटिक सेल होगा, और यहाँ पे हाइब्रिड बोल रहा है तो हाइब्रिड का मतलब मिक्सचर होता है, और मिक्सचर कभी भी अकेले नहीं होता। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि जो सोमेटिक सेल होगा ये दो टाइप के होंगे और उसी दोनों को मिक्स करना है। नहीं समझ में आया? क्योंकि एक टाइप के सेल को लेके मिक्स तुम करोगे तो कोई वेरिएशन आएगा नहीं, मिक्सचर बनेगा ही नहीं। सेम चीज से कभी मिक्सचर नहीं बनता, सेम चीज से कभी कोई मिक्सचर बन ही नहीं सकता। मिक्सचर यदि आपको बनाना है तो डिफरेंट चीज लेना पड़ेगा, और हाइब्रिड का मतलब ही होता है मिक्सचर। क्लियर हो गया? तो यहां पे क्या करना है, एकदम क्लियर करना। जैसे मैं बोला कि ए है और बी है, यदि ए में मैं यदि ए डालूं तो बोलूंगा कि यहां जो सोल्यूशन बन रहा है वो क्या मिक्सचर हो गया? नहीं हुआ। बी में मैं बी ही पुट करूं, इस गिलास में बी रखा हूं और बी ऊपर से डालूं तो क्या ये मिक्सचर हो गया? नहीं हुआ मिक्सचर। और यदि ए में मैं बी डालूं तो क्या हो जाएगा? मिक्सचर हो जाएगा। बी में मैं यदि ए डालूं तो क्या हो जाएगा? मिक्सचर हो जाएगा। एस में पी ऑर्बिटल मिला दूं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएगा, मिक्सचर ऑर्बिटल हो जाएगा। एस और बी दोनों हो गया उसमें। तो मिक्सचर करने के लिए एक से ज्यादा चीज होना चाहिए और डिफरेंट होना चाहिए। एक से ज्यादा होना चाहिए और डिफरेंट होना चाहिए। सेम चीज का कभी मिक्सचर नहीं बन सकता। तो मैं यहाँ पे बोला कि यहाँ पे मेरे पास में सोमेटिक सेल होगा तो ये श्योर है कि एक से ज्यादा होगा, और वो दोनों जो होंगे वो आपस में डिफरेंट होंगे, और उसको यदि मैं फ्यूज करवा दिया, उसको यदि मैं मिक्स कर दिया तो वो हो जाएगा सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन ये कैसे मिक्स होता है, ध्यान से मैं बस केवल आपको एक रे डायग्राम कर देता हूं, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। हेडिंग हो गया मेरा यहाँ पे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले आप कोई भी प्लांट का सोमेटिक सेल ले लीजिए। जैसे मैंने पोटैटो का सेल ले लिया, ये मेरा पोटैटो का प्लांट सेल है, ये इसके न्यूक्लियस है। यहीं पे आप ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बाहर सेल वॉल है। ये हो गया सेल वॉल, CW लिख दिया तो समझ जाना सेल वॉल हो गया, और इधर PM लिख दिया तो ये समझ जाना प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, और ये तो आप समझ ही रहे हो कि ये न्यूक्लियस है। और ये जो सेल मैं लिया हूं ये पोटैटो का लिया हूं। अब इधर से मैं ले रहा हूं टोमेटो का सेल, तो वो भी टोमेटो भी प्लांट सेल, टोमेटो भी जो है वो प्लांट है, उसका जो सेल लेंगे वो भी प्लांट सेल होगा। तो प्लांट सेल होगा तो आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होगा, तो सेल वॉल CW। उसके अंदर क्या होगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनेली होंगे, जिस एक ऑर्गेनेली का नाम होगा न्यूक्लियस। कोई डाउट? अब इस दोनों सेल को, ये पोटैटो और टोमेटो को सेल को मैं चाह रहा हूं कि फ्यूज कर दूं। यदि फ्यूज हो जाएगा तो हाइब्रिड हो जाएगा, क्योंकि दो डिफरेंट सेल है और दो डिफरेंट सेल को यदि मैं फ्यूज कर दिया तो हाइब्रिड हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये ऐसे जब तक सेल वॉल प्रेजेंट होगा, सेल वॉल बना होता है सेलुलोज का, ये सेल वॉल जो आपका है प्लांट का सेल वॉल, ये सेलुलोज का बना हुआ है।
सेलुलोज का बना हुआ। सेल वॉल किसका बना हुआ है? सेलुलोज का बना हुआ। कोई डाउट? क्लियर। जब तक सेल वॉल इस प्लांट सेल के पास होगा और इस प्लांट सेल के पास होगा, ये दोनों आपस में कभी फ्यूज ही नहीं कर सकता। नहीं समझ में आया? क्या बोले कि जब तक सेल वॉल प्रेजेंट होगा पोटैटो सेल के पास, ये पोटैटो सेल है, पोटैटो सेल के पास एंड टोमेटो सेल के पास, तब तक इस दोनों की फ्यूजन संभव नहीं है। तब क्वेश्चन उठ रहा है कि कब फ्यूजन होगी। तो सेल वॉल को हटा दीजिए। क्लियर हो गया? तो सेल वॉल को कैसे हटाइए? तो सेल वॉल बना हुआ किसका है? सेलुलोज का। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर दीजिए। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम सेलुलेज। तो ये जो पोटैटो सेल है और टोमेटो सेल है, इसको सेलुलेज से ट्रीटमेंट कर दीजिए। सेलुलेज, बस ओज को हटा के एज लगा दिया, ये एंजाइम हो गया। तो ट्रीटमेंट कर दिया किससे? दोनों सेल को सेलुलेज ट्रीटमेंट कर दिया। तो क्या हो गया कि सेल वॉल इसका हट गया। तो ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये इसका हो गया न्यूक्लियस। ये मत सोचिएगा कि डाइजेशन के बाद इसका साइज छोटा हो गया, नहीं, साइज छोटा हुआ नहीं, क्योंकि मेरे को नीचे और डायग्राम बनाना है, इसलिए मैं छोटा कर दिया। क्लियर? ये आप एनालाइज, साइंटिस्ट होते हैं ना बच्चे सब, तो एनालाइज नहीं करिएगा। चलिए यहाँ पे मैं क्या कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब हट गया और सेल वॉल बचा हुआ रह गया, राइट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हट गया, सेल वॉल बचा हुआ रह गया। अच्छा, सेल वॉल हट गया क्योंकि सेलुलोज का बना हुआ है और एंजाइम हमने लिया है क्या? सेलुलेज। तो सेल वॉल हट गया और ये रह गया इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके अंदर रह गया न्यूक्लियस। और जो भी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी है वो रह जाएगा और केवल हमने सेलुलेज एंजाइम लिया, इससे कि क्या होगा कि सेल वॉल हट जाएगा। ये हो गया और ये हो गया न्यूक्लियस। अब यहाँ पे यही केस यहाँ भी होगा, इसका भी सेल वॉल हट जाएगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन रह जाएगा और उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेली होगा सब रह जाएगा। मैं न्यूक्लियस को केवल दिखा रहा हूं। तो ये जो सेल वॉल फ्री जो सेल बना, सेल वॉल फ्री जो प्लांट सेल बना, इसको प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। तो ये हो गया प्रोटोप्लास्ट, और ये भी हो गया प्रोटोप्लास्ट। लेकिन ये जो प्रोटोप्लास्ट हुआ, ये प्रोटोप्लास्ट हुआ टोमेटो सेल का, और ये जो प्रोटोप्लास्ट हुआ ये हो गया किसका? तो पोटैटो सेल का। ये हो गया प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट क्या है? तो प्रोटोप्लास्ट के विषय में मैं यहाँ पे बताता हूं। ये आपको यहाँ से हटा दिया। तो प्रोटोप्लास्ट क्या है? यहाँ पे यदि मैं प्रोटोप्लास्ट लिख दूं तो ये प्रोटोप्लास्ट क्या है? तो सेल वॉल फ्री प्लांट सेल। सेल वॉल तो बहुत के पास होता है, लेकिन प्लांट सेल के केस में यदि आप बोलोगे कि सेल वॉल फ्री है तो प्रोटोप्लास्ट है। तो सेल वॉल फ्री प्लांट सेल। अब ये प्रोटोप्लास्ट को भी अभी कैपेसिटी नहीं है कि आपस में फ्यूज कर जाएगा, तो इसके लिए एक डिटर्जेंट यूज करेंगे। वो डिटर्जेंट इन दोनों को चिपकाने का काम करेगा। तो उस डिटर्जेंट का नाम होगा, यहां पे जो हम लोग डिटर्जेंट यूज करेंगे, तो उस डिटर्जेंट का नाम होगा पेज, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल। पेज के मदद से प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करेंगे। तो पेज क्या कराएगा? तो फ्यूजन करा देगा, फ्यूजन। अब ये सब हटा रहा हूं ऐसे। पेज क्या करेगा? पेज जो है, ये पेज है क्या? तो पीईजी है पेज। ये है पॉली इथिलीन ग्लाइकोल। और ये पेज क्या कराएगा? फ्यूजन कराएगा। फ्यूजन किसका? प्रोटोप्लास्ट का। क्लियर हो गया?
तो यहां पे क्या होगा कि दोनों फ्यूज करेगा। अब देखिए कैसे फ्यूज कर रहा है, दोनों प्रोटोप्लास्ट फ्यूज कर जाएगा। कलर से आपको दिख रहा होगा, दोनों प्रोटोप्लास्ट फ्यूज कर गया। कब फ्यूज किया? जब आपने पेज उसमें डाला। लेकिन न्यूक्लियस अभी देखिए फ्यूज नहीं किया है, न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं किया है। तो इस स्टेज को बोलते हैं डाइकैरियन स्टेज। दो न्यूक्लियस है तो दो के लिए डाई लगा दिया और न्यूक्लियस के लिए क्या किया? कैरियन। तो ये डाइकैरियन स्टेज में सेल आ गया आपका, डाइकैरियन स्टेज। तो पेज के बाद इमीडिएट जो तुरंत सेल बनेगा वो डाइकैरियन स्टेज में होगा। अब ये डाइकैरियन स्टेज में आ गया, यानी ये पोटैटो का भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है और टोमेटो का भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लेकिन दो सेल मिलकर के एक सेल बन रखा है। ये डाइकैरियन स्टेज में आ गया। और थोड़े देर के बाद ये जो डाइकैरियन स्टेज में जो सेल है आपका, ये आपका सिंगल न्यूक्लियस स्टेज में आ जाएगा, सिंगल न्यूक्लियस स्टेज में आ जाएगा और न्यूक्लियस फ्यूज होकर के ये आपका क्या हो गया? न्यूक्लियस जो फ्यूज होगा तो न्यूक्लियस फ्यूज होकर के न्यूक्लियस जो फ्यूज होगा तो न्यूक्लियस फ्यूज होकर के अभी आपका एक सेल का फॉर्मेशन कर दिया। और ये जो सेल हो गया तो यहाँ देखिए न्यूक्लियस में भी कलर अलग अलग करके दिखा दिया और सेल में भी कलर अलग अलग करके दिखा दिया। तो ये जो आपका सेल बना ये हाइब्रिड सेल बना। क्यों? तो आप देखिए हाइब्रिड इसे मिक्सचर है, ब्लैक एंड ब्लू का मिक्सचर, ब्लैक एंड ब्लू का मिक्सचर। तो यहाँ पे ब्लैक एंड ब्लू रिप्रेजेंट कर रहा है कि ब्लैक से पोटैटो का सेल और पोटैटो के सेल का जो भी पार्ट है, और ब्लू से रिप्रेजेंट किया गया है क्या? तो किसका? तो आपका टोमेटो का सेल और टोमेटो का सेल का कोई भी पार्ट। तो यहाँ पे ये हाइब्रिड सेल बन गया। और ये जो सेल हम लोग लिए थे वो कौन सा लिए थे? सोमेटिक सेल। ये सोमेटिक हाइब्रिड बना और ये जो प्रोसेस पूरा था ये कहलाएगा सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटोप्लास्ट क्या है? तो क्या बोलोगे? सेल वॉल फ्री प्लांट सेल। क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा। प्रोटोप्लास्ट को यदि फ्यूज कराना होगा तो कौन कराएगा? तो पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल कहलाएगा। ये एक डिटर्जेंट है। क्लियर हो गया? और अब क्या होगा? इस सोमेटिक हाइब्रिड से जो भी प्लांट बनाओगे तो दोनों की प्रॉपर्टी जाएगी, क्योंकि दोनों सेल का न्यूक्लियस इसके पास में प्रेजेंट है। इसके पास पोटैटो का भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इसके पास टोमेटो का भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो इस प्लांट से यदि, इस हाइब्रिड सेल से यदि तुम प्लांट डेवलप कराओगे तो जो प्लांट आएगा उसमें पोटैटो की भी प्रॉपर्टी होगी और उसमें टोमेटो की भी प्रॉपर्टी होगी। और उसको बोलेंगे बोमेटो, नहीं बोलेंगे बोमेटो, नहीं उसको बोमेटो नहीं बोलेंगे। बोमेटो कब बोलेंगे? तो यहीं पे क्या कीजिए, बोमेटो कब बोलेंगे? यहाँ पे पोटैटो ले लीजिए, इधर ब्रिंजल कर दीजिए। ये हो गया। तो जब इधर पोटैटो और इधर ब्रिंजल प्रोसेस सेम रखिएगा तो ये जो हाइब्रिड बनेगा इसको बोलेंगे बोमेटो। कोई डाउट इसमें? ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपका? इसमें कहीं पे कोई डाउट आपके पास में नहीं? तो यहां पे आपने क्या किया कि पोटैटो का सेल लिया, टोमेटो का सेल लिया, सोमेटिक सेल लिया है, इस लेकर के आपका यहाँ पे सोमेटिक हाइब्रिड बन गया। प्रोसेस आपको पता चल गया कि कैसे कैसे किया है। पहले सेल्यूलोज ट्रीटमेंट करके प्रोटोप्लास्ट बनाया, फिर ये जो प्रोटोप्लास्ट बना इसको फ्यूज करा दिए पेज के मदद से, और फ्यूज किया तो पहले डाइकैरियन स्टेज में सेल आया, फिर फ्यूज कर गया न्यूक्लियस उसका, तो अब हो गया सोमेटिक हाइब्रिड बन गया। और ये सोमेटिक हाइब्रिड से जो प्लांट बनेगा, ये जो सोमेटिक हाइब्रिड बना है तो ये पोटैटो और टोमेटो का हाइब्रिड है। तो इससे जो प्लांट डेवलप करेगा, इससे जो प्लांट डेवलप करेगा तो ये कहलाएगा क्या? पोमेटो। पोमेटो नाम से लगता होगा, पो से पोटैटो और मेटो में टोमेटो, जोमेटो नहीं टोमेटो। तो पो से हो गया पोटैटो और टो से हो गया टोमेटो। तो पीओ पोटैटो और टीओ टोमेटो। तो पोटैटो और टोमेटो मिला दिए तो क्या हो गया? पोमेटो। ये हो गया। और इसी जगह पे हम कुछ नहीं करेंगे। ये आप देख लीजिए, जो स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना आप ले लीजिए, बस हम कुछ नहीं करेंगे। यही तो ऑनलाइन में एगो बेनिफिट मेरे को मिल जाता है, ज्यादा कुछ अब हमको करना नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये पोटैटो का सेल रहने देंगे और इस जगह पे जो हम लोग ने सेल लिया है, इस जगह का सेल हम लोग ले लेंगे ब्रिंजल का सोमेटिक सेल।
मेरा काम हो गया। हमने क्या किया कि टोमेटो का सेल नहीं लेकर के किसका लिया, ब्रिंजल का सेल, बाकी सब सेम। बस यहाँ पे केवल क्या कर देना होगा, ब्लू वाले को बी कर देना होगा, तो ये पोटेटो का न्यूक्लियस है, ब्रिंजल का न्यूक्लियस फ्यूज हो गया। अब ये जो सोमेटिक हाइब्रिड बना है, इस सोमेटिक हाइब्रिड से जो हम प्लांट बनाएंगे, ये पोमेटो नहीं होगा, अब ये बोमेटो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो बोमेटो हो जाएगा, बोमेटो, बोमेटो। तो यहां से जो बोमेटो हो गया, इसमें ब्रिंजल हो गया और पोटेटो हो गया, नहीं हो गया, ये ब्रिंजल हो गया और पोटेटो हो गया, दोनों को मिक्स किए तो बोमेटो हो गया। एनी डाउट, क्लियर हो गया? कुछ नहीं करना पड़ा, बस खाली यहाँ पे। फिर यहाँ पे यदि चेंज कर दे, इस जगह पे ब्रिंजल आ जाके फिर टोमेटो कर दे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टोमेटो करेंगे, टोमेटो, कोई डाउट नहीं है। तो एकदम इसको दिमाग में रखिएगा, इसको बोलते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हो गया? अब आइए नेक्स्ट, इसी जगह पे हम लोग पॉइंट पे बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि इस जगह पे यदि तुम बात करोगे कि ये जो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन तुमने किए हो, ये जो सोमेटिक सेल लेकर के तुम जो हाइब्रिडाइजेशन किया, सोमेटिक सेल लेकर के जो हाइब्रिडाइजेशन किया, तो इसमें क्या हुआ कि दोनों सेल का, पोटेटो का सेल का और ब्रिंजल के सेल का साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस फ्यूज किया। इस सेल, ये प्रोटोप्लास्ट है, तो इसमें भी साइटोप्लाज्म है ब्रिंजल का, और ब्रिंजल का न्यूक्लियस भी है। ब्रिंजल का साइटोप्लाज्म, ये आपका पोटेटो का साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। क्लियर हो गया? जब फ्यूज किए तो साइटोप्लाज्म फ्यूज किया और अभी न्यूक्लियस फ्यूज नहीं किया, और कुछ देर के बाद क्या किया कि साइटोप्लाज्म तो पहले ही फ्यूज हो गया था और अब न्यूक्लियस भी फ्यूज हो गया। यहाँ पे बोल सकते हैं कि पोटेटो एंड ब्रिंजल का न्यूक्लियस भी फ्यूज कर गया और साइटोप्लाज्म भी फ्यूज कर गया। कोई डाउट? क्लियर हो गया? पूरा क्लियर नहीं हुआ, लेकिन पूरा एकदम क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं, एकदम क्लियर हो गया, एकदम 100% क्लियर। अब फिर मेरे पास में ऑप्शन है, अब यही से मैं करूंगा। अब इसी जगह से मैं आपको समझाऊंगा एक कॉन्सेप्ट। तो पहले यहाँ पे क्लियर हो गया कि इस तरह से आप यदि किए हो तो साइटोप्लाज्म भी फ्यूज कराए और न्यूक्लियस भी फ्यूज कराए, यानी पोटेटो के सेल का न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म और ब्रिंजल के सेल का न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म फ्यूज होकर के ये सोमेटिक हाइब्रिड बना है। क्लियर हो गया? अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कि मैं यहां से ब्रिंजल का, जो ये ब्रिंजल का सेल था, ये जो ब्रिंजल का सेल था, इस ब्रिंजल के सेल से पहले माइक्रो पिपेट के मदद से या माइक्रो इंजेक्शन के मदद से न्यूक्लियस को बाहर निकाल दिया। क्या किया? न्यूक्लियस को कट कर लिया। ये माइक्रो पिपेट बोल दो इसको, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां से हटाता हूं, ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये माइक्रो पिपेट बोल दो या माइक्रो इंजेक्शन बोल दो। तो यहां से न्यूक्लियस को हमने क्या कर दिया, माइक्रो पिपेट और माइक्रो इंजेक्शन की मदद से कट कर लिया, तो यहां से न्यूक्लियस यहां आ गया। अब इस ब्रिंजल के सेल के पास में न्यूक्लियस नहीं है लेकिन साइटोप्लाज्म है, और इस सेल के पास में, पोटेटो के सेल के पास में न्यूक्लियस भी है और साइटोप्लाज्म भी है। ये आपको दिखेगा नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूं तो आपको सुनाई देगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। साइटोप्लाज्म, तो इस पोटेटो सेल के पास में न्यूक्लियस भी है और साइटोप्लाज्म भी है, लेकिन ये जो ब्रिंजल का सेल है इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस को हमने क्या किया, माइक्रो इंजेक्शन की मदद से बाहर निकाल दिया। तो केवल क्या बच गया, साइटोप्लाज्म बच गया। क्लियर? अब क्या किया, सेम प्रोसेस किया। अब सेम प्रोसेस जब किया तो यहाँ पे क्या किया, सेलुलोज ट्रीटमेंट कर दिया। तो इसके पास तो न्यूक्लियस है ही नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस मैंने पहले खत्म कर दिया। अब इस दोनों प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कराने के लिए क्या किया, पेज कर दिया। ये जो पेज आपका हुआ, तो पेज से क्या हो गया कि पहले
न्यूक्लियस नहीं है तो डायकैरियन स्टेज भी खत्म हो गया। यहाँ पे क्लियर हो गया। यहाँ पे एक्चुअली न्यूक्लियस नहीं है तो प्रोटोप्लास्ट नहीं बोल पाएंगे हम लोग, प्रोटोप्लास्ट नहीं बोलेंगे, लेकिन बोल देने से यहाँ पे आपके लेवल पे गलत नहीं होगा। लेकिन कोई भी प्रोटोप्लास्ट होगा तो उसको बोलते हैं सेल वॉल फ्री सेल, और सेल के पास में न्यूक्लियस होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो चलिए, तो ये अब ये जो सेल है और ये जो सेल है, इस सेल के पास न्यूक्लियस नहीं है, केवल साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेली है। साइटोप्लाज्म में जितने भी ऑर्गेनेली है सब, तो यहाँ पे केवल साइटोप्लाज्म है, ओनली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेली होता है वो तो है। अब मैं शॉर्ट करने के लिए साइटोप्लाज्म को सी से लिखूंगा और न्यूक्लियस को एन से लिखूंगा। आप समझ जाना, न्यूक्लियस को एन से लिखूंगा। तो मैं बोला यहाँ पे आपका साइटोप्लाज्म है यानी सी है, और यहाँ पे क्या है तो एन भी है और सी भी है। क्लियर हो गया। इस जगह पे ब्लू वाला का केवल क्या आया है तो सी आया है, और ये जो ब्लैक जो आपका है प्रोटोप्लास्ट, इसका एन भी आया है और सी भी आया है। जब फ्यूजन हुआ तो न्यूक्लियस केवल ब्लैक वाले का रह गया, लेकिन जो साइटोप्लाज्म हुआ, ये ब्लैक डॉट से दिखा रहा हूं साइटोप्लाज्म, ये जो साइटोप्लाज्म हुआ तो साइटोप्लाज्म इसमें जो हुआ तो एक साइटोप्लाज्म हुआ काला यानी सी, एक साइटोप्लाज्म जो हो गया इसमें सी ब्लैक वाला, और एक साइटोप्लाज्म जो हो गया वो ब्लू वाला, ये दोनों सी यहां पे फ्यूज कर गया। तो यहां पे साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं किया, तो इसको सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन नहीं बोल के इसको बोलते हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि न्यूक्लियस एक सेल का होगा, न्यूक्लियस वन सेल का होगा, वन सेल का होगा, और प्लस इसमें जो साइटोप्लाज्म होगा, दिख रहा होगा, ये प्लस इसमें जो न्यूक्लियस वन सेल का होगा प्लस साइटोप्लाज्म जो होगा ये दो सेल का होगा या दो से ज्यादा सेल का होगा। तो न्यूक्लियस एक सेल का और साइटोप्लाज्म दो या दो से ज्यादा सेल का होगा। उसको यदि आप फ्यूज करा दोगे तो क्या कहलाएगा, हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या किया, पोटैटो के सेल का साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों रहने दिया। इसमें क्या किया कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म जो है इसके ब्लैक ब्लैक डॉट से मैं दिखा रहा हूं, और यहाँ पे क्या किया, ब्रिंजल के सेल का न्यूक्लियस को बाहर निकाल लिया, और साइटोप्लाज्म जो है इसके पास में ये ब्लू डॉट से रह गया। इसमें साइटोप्लाज्म में जितने भी ऑर्गेनेली होंगे सब प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे केवल साइटोप्लाज्म सी वाला रह गया, सी रह गया, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी रह गया, यानी डॉट डॉट ये साइटोप्लाज्म में दिखा रहा हूं डॉट डॉट से रह गया, और न्यूक्लियस भी इसके पास में, यानी पोटैटो का न्यूक्लियस भी है और साइटोप्लाज्म भी है। और ब्रिंजल का क्या है तो केवल साइटोप्लाज्म है, क्योंकि न्यूक्लियस को मैंने बाहर निकाल दिया। अब प्रोटोप्लास्ट की मदद से दोनों को, ये पेज की मदद से दोनों को जब फ्यूज कराया तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो साइटोप्लाज्म है दोनों का फ्यूज कर गया, और न्यूक्लियस चूंकि है ही नहीं किसका तो ब्रिंजल का, तो इसलिए करके ब्रिंजल का न्यूक्लियस नहीं तो डायकैरियन स्टेज नहीं हुआ। तो एन से न्यूक्लियस लिखा हो, ये ध्यान से रखना। तो अब क्या हुआ कि जो फ्यूज हुआ तो साइटोप्लाज्म दोनों का है। ये ब्लैक वाला जो साइटोप्लाज्म है, ये जो ब्लैक वाला जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म किसका है तो पोटैटो का है, और ये जो ब्लू वाला साइटोप्लाज्म है ये किसका है तो ये ब्रिंजल का है। और दोनों क्या हो गया कि फ्यूज हो गया, तो यहाँ पे ये सोमेटिक हाइब्रिड नहीं होकर के ये क्या हो जाएगा, तो ये हाइब्रिड सेल हो जाएगा। हाइब्रिड सी वाई से पकड़ लेना कि साइटोप्लाज्म दोनों सेल का होगा लेकिन न्यूक्लियस किसी एक सेल का होगा, तो इसलिए करके ये हाइब्रिड बनेगा। और ये जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से ये बना है वो क्या कहलाएगा, हाइब्रिडाइजेशन। तो यदि साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों फ्यूज करेगा तो हाइब्रिड हो जाएगा।
हाइब्रिड ये भी है, लेकिन किस मामले में? साइटोप्लाज्म के मामले में, इसलिए क्या हाइब्रिड कर दिया। और जब हाइब्रिड बोल देते हो तो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म दोनों मिक्स होना चाहिए। क्लियर हो गया? कोई डाउट यहाँ पे नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास में होता है और इसको बड़ा क्लियर करना होता है। पेज बड़ा याद रखना कि प्रोटोप्लास्ट को कभी भी फ्यूज करना होता है तो पेज डिटर्जेंट होता है, उस डिटर्जेंट की मदद से हम लोग क्या करते हैं, उसको फ्यूज करवा देते हैं। तो क्या हुआ है कि इम्प्रूवमेंट किया गया है, प्लांट में इम्प्रूवमेंट किया गया, तो उससे क्या हुआ ना कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है। आप किसी प्लांट में यदि इम्प्रूवमेंट कीजिएगा तो उससे उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो व्हीट का जो प्रोडक्टिविटी है, व्हीट का जो प्रोडक्टिविटी था पहले 11 मिलियन टन था, और उसको बढ़ा करके हम लोग 75 मिलियन टन पे लेकर के आ गए। तो भैया आप 11 मिलियन टन आपकी प्रोडक्टिविटी थी और आप उसको बढ़ा करके 75 मिलियन टन पे लेकर के आए, तो बिना इंप्रूवमेंट का ये संभव नहीं। बिना इंप्रूवमेंट का ये संभव, इसका मतलब आपने उसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया होगा, तब जाकर के ये 75 मिलियन टन पे आ गया। क्लियर? और राइस का जो था, राइस का, ये राइस जो आपका केस था, ये आपका राइस की जो वैरायटी थी, तो इसको हम लोग कहां से, तो 35 मिलियन टन से बढ़ाए और लेकर के आ गए इसको 89.5 मिलियन टन पे। तो व्हीट को हम लोग 11 मिलियन टन से बढ़ा करके 75 मिलियन टन ले गए, और राइस को 35 मिलियन टन से बढ़ा करके 89.5 मिलियन टन पे ले गए। और ये ले जाने में जो हमारा ईयर लगा, इसको हमको यहां से यहां तक पहुंचाने में एक दिन का तो काम नहीं होगी, इंप्रूवमेंट आप करोगे, तो इसको हमको ले जाना पड़ा 1960 ईस्वी से 2000 तक। यानी 1960 में यदि हमारी पैदावार 11 मिलियन टन पर ईयर था व्हीट का, और राइस का 35 मिलियन टन पर ईयर था, तो उस समय से 1960 से हम लोग 2000 तक इंप्रूव करते रहे, और अब हमारी जो पैदावार हो गई 75 मिलियन टन पर ईयर का हो, और 2000 की बात कर रहा हूं, और राइस की जो हो गई वो 89.5 मिलियन टन पर ईयर का हो गया। तो ये इंप्रूवमेंट 1960 से लेकर के 2000 ईस्वी तक चला, जिससे हमारी व्हीट की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और राइस की भी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर गया। क्लियर हो गया? 1970 में एक ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, इसके बीच में हो जाए। 1960 से 2000 ईस्वी तक आपने इंप्रूवमेंट किया, किसमें इंप्रूवमेंट किया, तो व्हीट के प्लांट में इंप्रूवमेंट किया और राइस के प्लांट में इंप्रूवमेंट किया। उस इंप्रूवमेंट का रिजल्ट क्या हुआ, तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर गई। कहां 11 मिलियन टन व्हीट प्रोड्यूस हो रहा था 1960 ईस्वी में, और 2000 आते आते तक में 75 मिलियन टन हो गया। और कहां राइस 35 मिलियन टन प्रोड्यूस हो रहा था, और आते आते वो 2000 में वो 89.5 मिलियन टन हो गया। और ये यदि आप प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाते तो जितना तेजी से जनसंख्या ग्रो किया था कि उसको भोजन अवेलेबल नहीं हो पाता और भूखमरी से डेथ हो जाती। इस लेकर के प्लांट ब्रीडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ इस जनसंख्या वृद्धि को संभाल के रखने के लिए। क्लियर हो गया? तो एक साइंटिस्ट 1970 में, बीच में ही 1970 ईस्वी में एक साइंटिस्ट साहब एन बॉर्लॉग जो साइंटिस्ट थे, ये साइंटिस्ट एक्चुअली अमेरिकन थे।
ये कभी कभी पूछ देता है, ये एन बॉर्लॉग जो साइंटिस्ट है, ये अमेरिकन मूल के साइंटिस्ट थे, लेकिन काम किए मैक्सिको में। मैक्सिको में वर्किंग प्लेस हो गया, ये वर्किंग प्लेस। ये क्वेश्चन पूछ देता है, ये जो साइंटिस्ट है एन बॉर्लॉग, ये मैक्सिको उसका वर्किंग प्लेस था, लेकिन बॉर्न कहां हुए थे वो? अमेरिका में, अमेरिकन मूल के साइंटिस्ट थे। कोई डाउट? तो इसलिए करके एन बॉर्लॉग का यदि वर्किंग प्लेस बोला जाए तो मैक्सिको। ये हो गया। तो वो मैक्सिको के लेबोरेटरी में एक ड्वार्फ वैरायटी का व्हीट तैयार किया। सेमी ड्वार्फ, नॉट ड्वार्फ, सेमी ड्वार्फ, ना ज्यादा लंबा ना ज्यादा छोटा, सेमी ड्वार्फ वैरायटी का, जिसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा थी, जो प्रोडक्ट पर ईयर बहुत ज्यादा बना रहा था। तो उसके कारण एक रिवॉल्यूशन आ गया, और वो जो रिवॉल्यूशन आया वो प्लांट के केस में आया, और प्लांट का कलर ग्रीन होता है, इसलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने वाला जो साइंटिस्ट है वो एन बॉर्लॉग है। एन बॉर्लॉग ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया। ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर बोले जाते हैं इसको, और ईस्वी था 1970। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो फादर है उनका नाम है एन बॉर्लॉग, और इसी ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए इनको नोबेल अवार्ड भी मिला, नोबेल लॉरिएट भी है। और ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन लाए, इस ग्रीन रिवॉल्यूशन में, ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, ये व्हीट के सेमी ड्वार्फ वैरायटी के कारण आया। सेमी ड्वार्फ वैरायटी इज, तो यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन बाय सेमी ड्वार्फ वैराइटीज ऑफ व्हीट। और फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन किसको बोलते हैं? एन बॉर्लॉग को बोलते हैं। कहां का रहने वाला था ये? अमेरिका का। मैक्सिको है, मैक्सिको, मॉस्को नहीं है। तो ये मैक्सिको जो है गया, ये मैक्सिको अमेरिका के जस्ट बगल का ही प्लेस है। वहां पे उसके लेबोरेटरी के अंदर ये काम करके किए थे, रसिया में नहीं। रसिया हो गया मॉस्को, हो गया रसिया में मॉस्को। तो मैक्सिको में वर्किंग प्लेस उनका हो गया, और जन्म लिए थे अमेरिका में। और ग्रीन रिवॉल्यूशन उन्होंने लाया था, और ग्रीन रिवॉल्यूशन किसके मदद से लाया? तो सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट। और वो जो सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ दी जो व्हीट था, उसका नाम लेरमा रोजा 64 एंड सोनालिका 64, नहीं सोनालिका 64 नहीं, सोनारा 64। तो फिर या सोनालिका हो जाए, सोनारा हो जाए, फिर सोना आ गया। तो जहां सोना वर्ड आएगा वहां गेहूं मछली चला जाएगा, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो सेमी ड्वार्फ वैरायटी जो इन्होंने खोजा था, इंप्रूव किया था, उसका नाम था लेरमा रोजा 64 एंड सोनारा 64। तो फिर यह सोना आ गया, उसी में रा लगा गया, तो सोनारा 64। तो लेरमा रोजा 64 एंड सोनारा 64 जो व्हीट की सेमी ड्वार्फ वैरायटी थी, ये पर ईयर ज्यादा से ज्यादा व्हीट प्रोड्यूस कर पा रहा था। इसके कारण ग्रीन रिवॉल्यूशन आया कब? 1970 में, और उसके फादर का नाम हो गया एन बॉर्लॉग, जो अमेरिकन मूल के थे, लेकिन मैक्सिको जो अमेरिका के बगल में ही है, वहां पे उनके लेबोरेटरी के अंदर वो काम करते थे। वर्किंग प्लेस उसका मैक्सिको में था। मैक्सिको प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंदर ये जो था सीनियर साइंटिस्ट के रूप में था। और इनके अंदर में थे एमएस स्वामीनाथन, जो कि इंडिया के रहने वाले हैं। उनकी पढ़ाई मद्रास यूनिवर्सिटी में हुई है, और तमिलनाडु का वो रहने वाला है, यानी फिर उसकी पढ़ाई हुई है मद्रास यूनिवर्सिटी में। और इनके अंदर वो थे, एन बॉर्लॉग के अंदर वो काम करते थे। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पे एकदम क्लियर कीजिएगा। तो ये सेमी ड्वार्फ वैरायटी लेरमा रोजा 64 एंड सोनारा 64, ये आपका गेहूं का दो सेमी ड्वार्फ वैरायटी को इंप्रूव किया कौन था? एन बॉर्लॉग, और जिसका जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ज्यादा था, जिसके कारण क्या हुआ कि गरीबी खत्म हुई।
गरीबी से ज्यादा अच्छा बोलिए भूखमरी। पैसे की कोई जरूरत नहीं है, भोजन होना चाहिए। तो भूखमरी क्या हो गई, खत्म हो गई। ये हो गया। तो इनके अंदर जो काम कर रहे थे MS स्वामीनाथन, जो कि इंडिया का रहने वाले हैं, उनको बोला जाता है कि फादर MS स्वामीनाथन जो है वो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन है, लेकिन इंडिया के। ऐसे यदि आपको कोई पूछे कि ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर कौन है, तो एन बोरलॉग, कभी MS स्वामीनाथन नहीं जाएगा। लेकिन इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर का यदि नाम पूछा जाएगा तो MS स्वामीनाथन। एनसीईआरटी में उनका पिक्चर दिया हुआ है, लेकिन जब लैंग्वेज में अंदर जब आप जाते हैं तो उस जगह पे उनके विषय में चर्चा नहीं किया गया उतना, क्लियर। लेकिन जो पिक्चर शुरू में दिया हुआ है इस चैप्टर में, उसमें उनका पूरा हिस्ट्री लिखा हुआ है कि कहां से पढ़े, कहां के रहने वाले थे, वो टोटल डिटेल है। तो थोड़ा एक बार आप उसको देख लीजिएगा। तो MS स्वामीनाथन हम यहाँ पे लेके आते हैं। MS स्वामीनाथन, स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन को बोला जाता है कि ये इंडिया में फर्स्ट यानी पायनियर लैब टू लैंड प्रोग्राम को इनिशिएट किया है, यानी पायनियर है। किसका पायनियर है? ये पायनियर किसका है? पायनियर किसका है? तो लैब टू लैंड प्रोग्राम, यानी कोई भी रिसर्च जब होगा तो वो लैब के अंदर होगा, और लैब से वो चीज इंप्रूव क्वालिटी जो है, इंप्रूव वैरायटी जो है, वो अब किसान के पास चला जाएगा, यानी लैंड पे चला जाएगा। तो लैब टू लैंड प्रोग्राम का इंडिया में पायनियर जो है वो स्वामीनाथन है, कि इन्होंने जो वैरायटी को इंप्रूव किया, उस वैरायटी को लैब से निकाल करके वो एग्रीकल्चर फील्ड में किसान तक पहुंचाया। तो ये एनसीईआरटी का ही डाटा है, लैब टू लैंड। क्लियर हो गया? तो आपको बोलेगा कि लैब टू लैंड प्रोग्राम जो है, लैब टू लैंड, तो लैब मतलब हो गया कि जो लेबोरेटरी आपका है, वहां पे जो भी चीज आप इंप्रूव किया उसको आप कहां दे दिए? किसान को दे दिए। आप किसान उसको क्या करें? ग्रो करवाएगा। इसी को बोलते हैं लैब टू लैंड प्रोग्राम। उसके ये पायनियर थे। और इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन का ही फादर है। इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन का, इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन का, ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर है, रिवोल्यूशन के ये फादर है, फादर ऑफ द इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन। तो इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन का यदि फादर कोई पूछे तो कौन है, तो फादर है कौन? तो स्वामीनाथन। एनी डाउट? और इन्होंने भी एक व्हीट का सेमी ड्वार्फ वैरायटी लाया है। इन्होंने भी सेमी ड्वार्फ वैरायटी एक लाया है, सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट, जिससे कि ग्रीन रिवोल्यूशन आया इंडिया में। और ये जो सेमी ड्वार्फ वैरायटी जो है, ये है सारबती, सारबती सोनारा। वहां था सोनारा 64, और इन्होंने यहां पे कर दिया सारबती सोनारा। सोनारा 64 एंड लेरमा रोजा 64, सोनारा 64 एंड लेरमा रोजा 64। ये सेमी ड्वार्फ वैरायटी डेवलप किया गया किनके द्वारा? तो एन बोरलॉग के द्वारा, जो कि फादर ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन है। और फादर ऑफ द इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन कौन है? तो MS स्वामीनाथन, जो कि मद्रास यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं और तमिलनाडु के रहने वाले हैं। तमिल है और मद्रास यूनिवर्सिटी में इनकी पढ़ाई हुई है। और किसके अंदर काम कर रहे थे? तो एन बोरलॉग के अंदर काम कर रहे थे। तो जब आप जैसा गुरु होगा वैसा शिष्य तो होगा ही, तो इसलिए करके उनका असर रहा कि इन्होंने क्या किया, इंडिया के लिए सेमी ड्वार्फ वैरायटी एक डेवलप किया व्हीट का, जिसका नाम है सारबती सोनारा। कोई डाउट नहीं है? तो यहाँ पे आपके ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए कि अब यहां से आगे चलते हैं। क्लियर हो गया? अब ये हो गया व्हीट का। अभी तक जो भी 3-4 नाम दिया वो व्हीट का था। कैसे? तो लेरमा रोजा 64 कोई पूछेगा तो व्हीट की वैरायटी होगी, सोनारा 64 कोई पूछेगा तो व्हीट की वैरायटी होगी। सोना जहां लगा वो तो व्हीट हो ही जाना है। और यहाँ पे हो गया सारबती सोनारा, तो फिर सोना लग गया तो इसलिए करके व्हीट की वैरायटी होगी। अब कुछ हम लोग राइस का बात करते हैं। क्लियर हो गया? तो राइस का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो आपका IRI फिलीपींस, IRI
IRI फिलीपींस में, IRI इंटरनेशनल रिसर्च राइस इंस्टीट्यूट। तो IRI क्लियर हो गया। और ये कहां सिचुएटेड है? तो फिलीपींस में सिचुएटेड है, फिलीपींस में सिचुएटेड है। क्लियर हो गया। ये फिलीपींस में आपका क्या है? सिचुएटेड है। और रिसर्च किस पे करता है? तो राइस पे करता है। आई से हो गया इंटरनेशनल आर से हो गया रिसर्च, और ये आर से हो गया राइस, और आई से हो गया इंस्टीट्यूट। तो ये जो IRI इंस्टीट्यूट है ये फिलीपींस में सिचुएटेड है, फिलीपींस में सिचुएटेड है। तो ये एक IRH, अब इसी का IR पकड़ के याद रख लीजिएगा, IRH राइस वैरायटी से सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ द राइस डेवलप किया। ये IRH जो राइस वैरायटी था इससे सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस डेवलप किया। को डाउट? तो ये आपका जो IRH राइस वैरायटी था, इस IRH राइस वैरायटी से सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ द राइस जो डेवलप किया वो कौन किया? तो IRRI फिलीपींस ने किया। और ये जो सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ द राइस आया, इससे प्रोडक्टिविटी राइस का क्या हो गया? इंप्रूव कर गया। कोई डाउट नहीं है। एक और वैरायटी आया कैचिंग नेटिव ताइवान। पता ही होगा ताइवान कहाँ है? अभी कोरोना वायरस, ताइवान। ये टैचिंग नेटिव, ये जो टैचिंग नेटिव जो राइस का वैरायटी है ये आया है ताइवान से। ये हो गया। और ये जो टैचिंग नेटिव है ये ताइवान से कब आया? तो 1966 ईस्वी। और ये भी राइस का ही वैरायटी है। फिर बार बार बोलो राइस, ये राइस का है। तो जो राइस का है वो थोड़ा सा अलग से दिमाग में रखिएगा, एक जगह लिख लीजिएगा, और व्हीट का जो वैरायटी है वो एक जगह लिख लीजिएगा, नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो राइस का जो वैरायटी है आपका टैचिंग नेटिव, ये आया कहां से? ताइवान से आया, 1966 में आया। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है इसमें। नेक्स्ट आपका पढ़ाते हैं इस जगह पे। अभी कुछ और वैरायटी है राइस की कुछ कॉमन वैरायटी इंडिया में भी है, और वो जो आपका वैरायटी है वो है जया और रत्ना। जया तो गर्मा धान जिसको आप लोग बोलते हैं, गर्मा धान उसी वही जया है। ये इंडिया के लिए गुड क्वालिटी ऑफ राइस की वैरायटी है जया और रत्ना। ये इंडिया में अच्छा प्रोडक्टिविटी रहता है। अब ऐसा नहीं होता है कि जो बाहर में अच्छा प्रोडक्टिविटी, अब जया रत्ना इंडिया में ज्यादा प्रोडक्टिव है, तो ये नहीं हो सकता है कि वो चाइना में ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाए या अमेरिका में ये ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाए। नहीं, यहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से ये ज्यादा सुटेबल है, जया और रत्ना। तो ये जो जया हो गया एंड रत्ना, ये राइस वैरायटी है, राइस की वैरायटी है जो इंडिया में इसकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। कोई डाउट नहीं। आइए, तो ये भी आप दिमाग में रखिएगा, जया और रत्ना राइस वैरायटी इन इंडिया। राइस वैरायटीज, ऐसे राइस वैरायटीज इन इंडिया लिखने की जरूरत नहीं है, नाम से लग रहा है, नाम ही से लग रहा है। जया नाम तो कभी विदेशी का हो नहीं सकता है, एब्रोड। रत्ना नाम कभी विदेशी का नहीं होता। ये खुद पता चलता है कि जया और रत्ना नाम जो है वो इंडियन मूल का नाम है, इसलिए इंडियन राइस वैरायटी ही होगा, तो इसको यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं। एक आइए, यहाँ पे आपका क्या है, जो 1963 में एक व्हीट की जो वैरायटी लाई गई, ये इंडिया के लिए गुड क्वालिटी ऑफ राइस की वैरायटी है। अब इंडिया के लिए 1963 में जो गुड क्वालिटी ऑफ द व्हीट की वैरायटी लाई गई वो सोनालिका एंड कल्याण सोनालिका
एंड कल्याण सोना। ये जो सोनालिका एंड कल्याण सोना है, तो फिर यहाँ पे सोना लगा हुआ है, यहां भी सोना लगा हुआ है। ये अपने आप में बताया कि ये यदि आप दिमाग में रखते कि सोना लगा हुआ है तो वो गेहूं होगा, और यदि बॉटनिकल नेम है तो ट्रिटिकली या ट्रिटिकी वर्ड लगा रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, व्हीट हो जाएगा। ये सब कुछ टेक्निक होता है जिससे आप इजी कर सकते हो उसको। तो मैं बोला ये जो सोना वर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, ये सोना और इधर लास्ट में सोना, प्रीफिक्स या सफिक्स दोनों में कहीं भी सोना है तो व्हीट की वैरायटी हो गई यहाँ पे मोस्टली। फिर मोस्टली वर्ड बोल रहा हूं, कुछ जगह पे एक्सेप्शन हो सकता है कि सोना लगा हो लेकिन व्हीट ना हो, लेकिन मोस्टली आपका सही चला जाएगा। तो सोनालिका एंड कल्याण सोना जो होगा ये इंडिया का वैरायटी है, और इंडिया का जो ये वैरायटी है ये इसमें कौन सा था, तो 1963 में। तो 1963 में ये दो वैरायटी जो इंडिया का व्हीट वैरायटी है, इंडिया का व्हीट का वैरायटी है, इसको उस बेल्ट में दे दिया गया, उस बेल्ट में दिया गया जहां पे गेहूं की उत्पादन होती है। जिस एरिया में गेहूं की उत्पादन होती है, तो 1963 में सोनालिका एंड कल्याण सोना को दे दिया गया सीड को कि आप इससे खेती कीजिए तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करिए। और इंडिया का जो राइस की वैरायटी है वो जया और रत्न है। तो ये दोनों राइस की कॉमन वैरायटी है और ये दोनों व्हीट की कॉमन वैरायटी है। इसको लॉन्च किया गया कब, 1963 में इंडिया में लाया। एससीपी सिंगल सेल प्रोटीन, एससीपी सिंगल सेल प्रोटीन, यानी ये जो ऑर्गेनिज्म होंगे ये एक सेल के बने हुए होंगे और प्रोटीन रिच होगा, इसलिए करके उसी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे इसका नाम पड़ा। और ये कुछ भी हो सकता है, अलगी भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगी भी हो सकता है। अलगी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगी हो सकता है, कोई डाउट नहीं। तो ये जो एससीपी है, दिस वन इज द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ द फूड है, यानी आपको भात दाल चावल रोटी नहीं मिल रहा है तो आप एससीपी खा सकते हैं। जैसे स्पेस में जब स्पेस ट्रेवलर को जाना पड़ता है तो वहां पे गेहूं चावल लेकर के नहीं जा सकता, तो वो क्या करता है कि ये सिंगल सेल प्रोटीन वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एससीपी जो होते हैं, उसको लेकर के जाते हैं और उसको एज ए फूड यूज करते हैं। तो एज ए फूड यदि उसको यूज किया जाता है तो वो अल्टरनेटिव है। फिर वो जब आएगा स्पेस से यहाँ पे पृथ्वी पे, तो फिर वो वही जो उसका मेन फूड है उसको वो यूज करेगा, राइस व्हीट इसको यूज है। तो दिस वन इज द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ द फूड। यदि आपको कुछ नहीं मिल रहा है तब आप एससीपी खा लो, यदि आपको बोले डेली एससीपी खाइए तो संभव नहीं है। और ये एससीपी क्या हो सकता है, तो बैक्टीरिया हो सकता है, क्या हो सकता है, तो अलगी हो सकता है, क्या हो सकता है, तो फंगस हो सकता है, लेकिन यूनिसेलुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तब ना बोलोगे सिंगल सेल प्रोटीन, और प्रोटीन रिच होना चाहिए, यानी ये प्रोटीन का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा करे। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूं। ये सिंगल सेल प्रोटीन लिखना पड़ेगा क्या यहाँ पे, सिंगल सेल प्रोटीन। फिर पूछ रहा हूं इससे ऑनलाइन नहीं कि ये स्टूडेंट बैठे हुए हैं, यहां आ गए थे मेरा। तो ये सिंगल सेल प्रोटीन ये हो गया। अब इसके अंदर बैक्टीरिया, अलगी और फंगस आएगा। मैं एग्जांपल अभी आपको कर दूंगा। एक एग्जांपल मैं बैक्टीरिया का लेके चलता हूं, उसका नाम है मिथाइलोफिलस, एनसीईआरटी का रहता है मिथाइलोट्रोपस, मिथाइलोट्रोपस, मिथाइलोफिलस, मिथाइलोट्रोपस। क्लियर हो गया। ये जो मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस है ये बैक्टीरिया है। अब मैं आपको बताता हूं इस बैक्टीरिया के विषय में कि ये कितना प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है एनसीईआरटी के डाटा के हिसाब से। एक काव है जिसका वजन 250 केजी है, वेट, एक काव का वेट 250 केजी है और ये प्रोड्यूस करता है 200 ग्राम
प्रोटीन पर डे। क्लियर? तो यानी एक काव है जिसका वेट 250 केजी है, यानी 250 केजी है, और प्रोड्यूस कर रहा है 200 ग्राम प्रोटीन पर डे। क्लियर? लेकिन यही बैक्टीरिया मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस बैक्टीरिया जिसका वजन 200, ये मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस बैक्टीरिया है जिसका वजन 200 ग्राम है, $250 ग्राम है, यहाँ पे इसी के बराबर ले लीजिए, 250 ग्राम, 200 ग्राम नहीं, 250 ग्राम, जिसका वजन जो है वो 250 ग्राम आपने लिया, 250 ग्राम लिया, लेकिन ये जो प्रोड्यूस करेगा प्रोटीन, वो सुन के आपको आश्चर्य होगा, 25 टन पर डे, सेम टाइम में, एनसीईआरटी लिखा सेम टाइम में 25 टन पर डे। तो इसका मतलब हो गया ये जो मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस जो कि 250 ग्राम वजन का है, 250 ग्राम हमने लिया, वजन का नहीं है, मतलब वो जो उतना बैक्टीरिया लिए हैं जितना बैक्टीरिया 250 ग्राम में आ जाए, मतलब वजन बैक्टीरिया का वजन किए और 250 ग्राम, अब उसमें मिलियन ट्रिलियंस ऑफ द बैक्टीरिया होगा। क्लियर हो गया? तो हमने 250 ग्राम बैक्टीरिया लिया और 250 केजी का काव लिया, यहां केजी है, 250 केजी यानी आपका 250 केजी का काव है, और 250 ग्राम ओनली मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस है। ये 250 केजी का काव प्रोड्यूस कर रहा है 200 ग्राम प्रोटीन पर डे, और ये 250 ग्राम जो बैक्टीरिया है, उसमें मिलियन ट्रिलियंस ऑफ द बैक्टीरिया होगा, वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है 25 टन पर डे प्रोटीन। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इसका प्रोडक्टिविटी रेट कितना ज्यादा होता है, कितना हाईली प्रोडक्टिव होगा, ये कितना ज्यादा प्रोटीन इसके पास होगा, इसलिए कि चूंकि ये ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन बनाता है, ये ऑर्गेनिज्म में से जो ऑर्गेनिज्म उसको एसपीपी के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि प्रोटीन रिच होता है इसलिए कि उसको एसपीपी के अंदर, और सिंगल सेल का होता है इसलिए कि सिंगल सेल भी लगा देते हैं। क्लियर हो गया? और ये डाटा आपके एनसीईआरटी का है। तो मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस बैक्टीरिया हम लोग कितना ग्राम लिए, 250 ग्राम लिए, और प्रोड्यूस कितना कर रहा है, तो 25 टन प्रोटीन पर डे प्रोड्यूस कर रहा है। पी लिख दिया तो प्रोटीन समझ जाना, प्रोटीन पर डे प्रोड्यूस कर रहा है। और वही काव जो है 250 केजी का है और प्रोड्यूस कर रहा है 200 ग्राम प्रोटीन पर डे, तो प्रोडक्टिविटी उसकी क्या है, ज्यादा होगी। अब आइए बात करते हैं। अब मैं बोला कि स्पेस में जब ट्रेवलर्स जाते हैं तो वो स्पुरुलिना को लेकर के जाते हैं। तो स्पुरुलिना भी एग्जाम्पल किसका है, तो सिंगल सेल प्रोटीन का। ये स्पुरुलिना क्या करता है, एक तो प्रोटीन रिच होता ही है, प्रोटीन रिच होता ही है, और दूसरा ये क्या करता है, जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो होता है, पोल्यूशन, उसको भी प्यूरिफाई करता है, उसको भी कम करता है, उसको भी डिक्रीज करता है। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो होगा उसको भी ये क्या करेगा, प्यूरिफाई करेगा, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को भी ये प्यूरिफाई करेगा। कोई डाउट? तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अल्टरनेटिव फूड सोर्स तो होगा ही, क्योंकि ये प्रोटीन रिच है। और दूसरा इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन है, उस पोल्यूशन को भी ये क्या करता है, प्यूरिफाई कर देता है। यहाँ पे प्यूरिफाई लिखा हुआ, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे एकदम क्लियर कीजिएगा, जो स्पुरुलिना है, ये स्पुरुलिना भी सिंगल सेल प्रोटीन है, और ये जो सिंगल सेल प्रोटीन है स्पुरुलिना, ये प्रोटीन रिच तो है ही, और प्रोटीन रिच है तो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ द फूड हो ही जाएगा। और दूसरे तरफ इसको आप बोल सकते हो कि ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को क्या करता है, तो प्यूरिफाई करता है। कोई डाउट नहीं है। तो ये एकदम एनसीईआरटी का डाटा है, इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ऐसे क्लोरेला भी सिंगल सेल प्रोटीन के अंदर आता है, क्लोरेला भी सिंगल सेल प्रोटीन के अंदर आता है, क्लोरेला, स्पुरुलिना भी और क्लोरेला भी, लेकिन दो में से एक चुनना होगा तो स्पुरुलिना आप सुनिएगा, क्योंकि स्पुरुलिना जो है
ये आपका एनसीईआरटी मेंशन किया है सिंगल सेल प्रोटीन के अंदर में, क्लोरेला का मेंशन नहीं किया हुआ। और कुछ फंगस भी है, तो फंगस का क्वेश्चन नहीं पूछता है, आपके नोट्स पे अवेलेबल है, लेकिन हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे क्योंकि पूछता नहीं, इसके स्पेस देने की जरूरत नहीं। इतना ही आप दिमाग में रखेंगे। तो ये बैक्टीरिया का नाम तो आप श्योर याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन मेडिकल में आएगा और आता है यहाँ पे। मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस एक बैक्टीरिया है जो बहुत तेजी से प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। क्लियर हो गया? तो ये जो सिंगल सेल प्रोटीन है, इट इज नॉट ए फूड सोर्स, इट इज अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ द फूड। ये फूड सोर्स नहीं है, लेकिन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ द जो फूड है। स्पेस में यदि आपको ले जाना होगा, स्पेस ट्रेवलर्स जो होंगे वो क्या यूज करेगा स्पेस में फूड के रूप में, तो स्पोरुलिना को यूज करेगा। कोई डाउट नहीं है? तो यहां पे आपके कॉन्सेप्ट को इसको क्लियर करके रखिएगा। क्लियर हो गया?